दोस्तों नमस्कार। मैं शिवराज दीन विश्वकर्मा, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार अध्यक्ष संगठन। साथियों, आज 16 जून 2024 में विशेष खबरों के लिए आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हूँ। आज बहुत ही कुछ दयनीय घटनाएं भी हैं और भी कुछ नए समाचार हैं जो भुगतान से संबंधित हैं। आप सभी साथी वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनेंगे, शुरू से अंत तक सुनेंगे और ख़ासकर मेरे अभिकर्ता साथी किसी भी कंपनी के हों, A to Z देश की जितनी भी कंपनियां थीं, उन सभी अभिकर्ता साथियों से मेरा निवेदन है कि वीडियो को ज़रूर सुनें और सुन करके उसको अमल करने का भी प्रयास करें ताकि भुगतान के बारे में आपको पूर्ण जानकारी हो सके। और जब तक भुगतान नहीं हो जाता तब तक शायद आपको मालूम है कि किसी भी तरह से कहीं से कोई राहत मिलने वाली नहीं है। इसलिए आप सबको समझना बहुत ही आवश्यक है। तो एक बहुत बड़ी घटना है, दर्दनाक कहानी है और एक तरह से मानिए कि ये हमारे कार्यकर्ता साथियों के लिए बहुत ही दुखद समाचार है। हमारे बीच में श्री बलम सिंह मसराम जी थे। ये साईं प्रकाश कंपनी के अभिकर्ता हैं। आज देखा होगा आप लोगों ने, न्यूज़ में भी आया है और पेपरों में भी आया है। उन्होंने साफ साफ लिखा है कि अपने निवेशकों के दबाव में, निवेशकों द्वारा मेरे ऊपर भुगतान का प्रेशर बनाने की वजह से तमाम प्रताड़ित हुआ और कहीं से कोई राहत नहीं मिली। शासन प्रशासन ने भी कोई मदद नहीं किया, बल्कि शासन प्रशासन ने भी बहुत बुरी तरह से उस कार्यकर्ता को यानी बलम सिंह मसराज जी को बहुत प्रेशर बनाया। उस बंदे ने जब कहीं से कोई बचने का रास्ता नहीं दिखा तो अंत में अपने आप को सुसाइड कर लिया और अपनी जीवन लीला समाप्त कर लिया। साथियों, उसका घर परिवार कोहराम मचा हुआ है। ऐसे साथियों के बीवी बच्चे त्राहि त्राहि में कैसे जीवन व्यतीत करेंगे, ये बड़े दुख का विषय है। मैं उस आत्मा को ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि ईश्वर अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके परिवार को ये इतना बड़ा दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। हम उस आत्मा को नमन करते हैं, वंदन करते हैं और अपने अभिकर्ता साथियों से निवेदन करते हैं कि इन तमाम घटनाओं से सीख लेते हुए आपको कहीं न भगना है, न सुसाइड करना है। साथियों, ये भी एक तरह से कायरता मानी जाती है। संघर्ष ही जीवन है। अगर हमको ठगों ने सरकार से मिल करके हमारे साथ ठगी किया है तो ये ठगी के जो शिकार हैं देश में, आप सबको पता है, लगभग 42 से 50 करोड़ और सरकारें जनमत से बनती हैं। देश में ऐसा कोई संगठन नहीं है, चाहे वो सत्ता पक्ष का रहा हो, चाहे विपक्षी दल का रहा हो, कोई देश में ऐसा संगठन नहीं है कि इतनी बड़ी तादाद में लोगों के पास संख्या हो और इस ठगी पीड़ित की संख्या 50 करोड़ है देश में। लेकिन दुख का विषय है, सब चितर बितर हैं, एकजुट नहीं हैं। बहुत से साथियों को अभी पता भी नहीं है कि हमारे भुगतान के प्रति कोई संघर्ष हो रहा है। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग इस महासंग्राम में ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार की तरफ से आप सबके भुगतान के लिए जो संघर्ष चल रहा है, हमारा संगठन मिशन भुगतान भारत यात्रा के तहत आप सबको जन जागरूक करने का काम कर रहा है। उसका लाभ उठाइए। आप सबको पता है, तमाम साथी हमको तमाम तरह का उदाहरण देते रहते हैं, सुझाव भी देते रहते हैं और कुछ साथियों का सुझाव है कि सरकार को एक मौका और देना चाहिए। साथियों, जिस तरह से सरकारों ने हमारे निवेशकों की उपेक्षा किया है और इनके जीवन में खिलवाड़ किया है, ये साथियों बर्दाश्त के बाहर है। इसलिए हम अपने संगठन के आदेशानुसार आगे चल रहे हैं और सरकार को तो मौका तब देना चाहिए। आप सबको पता है
अभी आम चुनाव हुआ है, पूरे देश में नेताओं ने अपने तरह तरह के भाषण, जनता को तरह तरह से लुभाने की अपनी कला फेंकी है कि हम सत्ता में कैसे पहुँचें, क्या बोले जनता के बीच में तो हमारी गद्दी बरकरार रहे। इस तरह के ढेर सारे भाषण आप लोगों ने सुना होगा। लेकिन देश के इन 42 से 50 करोड़ जो निवेशक हैं, जिन्होंने अपनी गाढ़ी कमाई, खून पसीने की कमाई इस सरकार के माध्यम से ठगों के हवाले कर दिया है, निश्चित रूप से कोई ऐसा देश का नेता नहीं है जो इन निवेशकों के भुगतान के प्रति कोई दो शब्द बोला। अगर कहीं से कोई सरकार बोली होती कि नहीं हमने निवेशकों के लिए कानून बना दिया है, या निवेशकों का हम भुगतान करेंगे, या ठगों को कार्रवाई करके जेल भेजेंगे, कोई भी किसी तरह का अगर निवेशकों के प्रति भाषण दिया होता तो हमें उम्मीद होती कि नहीं, वास्तव में सरकार को भी थोड़ा सा मौका देना चाहिए, या सरकार ने कहा होता कि हमें 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने का मौका दिया जाए, हम आपका भुगतान करेंगे, तो बनता था कि नहीं हम सरकार को मौका दें। जब सरकार ने कोई बात बोली ही नहीं, कोई मौके की बात ही नहीं आई, भुगतान पर न पक्ष और विपक्ष ने किसी तरह की कोई चर्चा नहीं की है, तो मुझे लगता है कि सरकार को समय देना ये बिल्कुल जायज़ नहीं है, नाजायज़ है। लेकिन फिर भी हम संगठन से बंधे हुए हैं। संगठन के मुखिया आदरणीय मदन लाल आज़ाद जी हैं, उनके आदेशानुसार हमको आगे चलना है। लेकिन सुझाव तमाम साथियों के आते हैं बहुत अच्छे अच्छे, उन सुझावों पर भी बहुत गंभीरता से विचार करते हुए आगे की रणनीति तय करना है। दूसरा साथियों मैं बता दूं, आज की तारीख में चुनाव के बाद जो जनमत तैयार हुआ है, आप सब लोग देख रहे हैं कि सरकार तो बना लिया है, लेकिन सरकार के पास फुल जनमत नहीं है। तमाम छोटे छोटे दलों को लेकर के आपसी सामंजस्य बना करके, और आपसी सामंजस्य नहीं बल्कि उसको आपसी सौदेबाजी कहिए, उस सौदेबाजी करके सरकार बना लिया है। और बना तो लिया है लेकिन भविष्य बहुत अच्छा नहीं है। जिस तरह से इन संगठनों का नारा होता था कि अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं, ये केवल दिखावे के भाषण थे। जो आज का जनमत है वो साफ साफ दर्शाता है कि आपकी जो कार्यशैली रही है उससे जनता संतुष्ट नहीं है। इसीलिए आपको इस तरह का जनमत दिया है कि आप अपने दम पर कोई निर्णय लेने में सक्षम नहीं रहेंगे। जब सक्षम थे तब तो आपने कोई सटीक निर्णय नहीं लिया कि 50 करोड़ लोगों का भुगतान के प्रति कोई दो शब्द बोला हुआ आपने, तो अब तो उम्मीद लगती ही नहीं है। बल्कि मैं तो ये देख रहा हूँ न्यूज़ के माध्यम से, पेपर के माध्यम से चर्चा का विषय जो बना हुआ है, आज भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस में ऐसी जंग चल रही है कि देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया देख रही है। और दोनों तरफ से जो वाक युद्ध चल रहा है, निश्चित रूप से आने वाले समय में ये भाजपा के लिए घातक होगा। और भाजपा में जो तमाम अहंकारी लोग बैठे हुए हैं, उन अहंकारी लोगों का घमंड भी चूर होगा। क्योंकि आरएसएस ने जो एजेंडा उठाया था, आरएसएस ने जो गोटे बिछाई थी, आरएसएस ने जो जनता के प्रति प्यार दिखाया था, निश्चित रूप से उससे हट करके कहीं न कहीं भाजपा ने काम किया है। और तमाम ऐसे अपने ही लोगों को दरकिनार किया है, अपने ही संगठनों को दरकिनार किया है। उसका परिणाम ये रहा कि जितनी उम्मीद की सीटें थी वो नहीं मिली हैं और जनमत नहीं मिला है। इसीलिए तमाम लोगों के साथ मिलकर के सरकार बनाने का काम किया है, जो पूरी तरह से आने वाले समय में धोखेबाजी होगी। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, देखिए मैंने एक चीज़ आपको बताना भूल गया हूँ कि अभी देखा है सरकार की विफलता कई तरह से देखने को मिली है। दुनिया जानती है, पेपर के माध्यम से आप देख पा रहे हो, न्यूज़ के माध्यम से आप देख पा रहे हो, जो नीट पेपर लीक का मामला है। वैसे तो कई जगह देखा गया, कई भर्तियों में देखा गया कि पेपर लीक की प्रथा जैसे बन गई है। और ख़ासकर भाजपा सरकार में, भाजपा सरकार वैकेंसी निकालती है और जो भी पेपर होता है
वो सुरक्षा व्यवस्था में होता है, सरकार की ही सुरक्षा व्यवस्था में होता है और इन्हीं का सरकारी तंत्र उस परीक्षा को पूर्ण कराता है और उस परीक्षा जैसे होती है तुरंत हड़कंप मच जाता है कि नहीं पेपर लीक हो गया, पेपर लीक हो गया, पेपर लीक हो गया और आनन फानन करके उस परीक्षा को रद्द कर दिया जाता है और करोड़ों छात्रों के साथ खिलवाड़ करने का काम किया जाता है। उन छात्रों का ओवरएज हो जाते हैं, उनकी जो जेब की फीस होती है वो सरकार के खाते में चली जाती है। ये ऐसा खेल भाजपा सरकार ने किया है कि अरबों खरबों रुपया केवल वैकेंसी निकाल करके उन छात्रों का लूटने का काम किया है और वो छात्र बेरोजगार होकर के आज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। इस तरह की तमाम ऐसे सरकार की नाकामियां हैं जो जनता रूठी हुई है। बहुत से ऐसे और भी काम हैं। अयोध्या में लोग कहते हैं कि हमने मंदिर बनवा दिया, उसके बाद भी वहाँ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को नकार दिया है। आपको गंभीरता से विचार करना चाहिए, क्यों नकार दिया है? उसमें कोई ना कोई रीजन होगा, कोई ना कोई कारण होगा जो वहाँ की जनता ने आपके प्रत्याशी को नकार दिया है और वहाँ की जनता को दोषी ठहराना, मुझे लगता है ये आपकी नाकामी है। इससे कोई भी हल निकलने वाला नहीं है। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आप स्वयं दोषी हैं। दूसरी बात, अयोध्या ही नहीं, बहुत जगह ऐसा देखा गया है, बहुत जगह ऐसा देखा गया है। तमाम शिक्षा विभाग में आपने वैकेंसी निकाली, उसका पेपर लीक हो गया। पुलिस विभाग की वैकेंसी निकाली, उसका पेपर लीक हो गया। तो ये आपकी ही सरकार में ये लीक होने का अभियान चलता है। इसका मतलब ये सरकार की नाकामी कहिए या सरकार की चाल कहिए कि वैकेंसी निकालो, पेपर करा लो और करोड़ों रुपया, अरबों रुपया छात्रों का गवर्नमेंट के खाते में मंगा लो, सरकार का काम चले। और जो पढ़े लिखे बेरोजगार बच्चे हैं वो आज बेचारे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। ये सरकार की नाकामी है। केवल झूठे भाषण देकर के लोगों को अफवाह फैला करके सत्ता में रहना चाहते हैं। ये निश्चित रूप से समाज में इसका प्रचार प्रसार तेज़ी से फैल गया है और इस पर सरकार ने विचार जरा सा भी नहीं किया है। इसीलिए हमारा संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार, जिसके मुखिया आदरणीय मदन लाल आज़ाद जी हैं, उनके संरक्षण में जो संगठन काम कर रहा है वो केवल मात्र 500 करोड़ निवेशकों का जो भुगतान नहीं हो रहा है वो भुगतान कराने के लिए हो रहा है और वो भी विधिसम्मत तरीके से हो रहा है। विधिसम्मत तरीका भारत सरकार ने ही दिया है। 2019 में आपने एक एक्ट बनाया है, बट्स एक्ट 2019, जिसको अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 कहते हैं। उस कानून को बना करके आपने छोड़ दिया, 5 साल से ऊपर हो गया, उस पर आपने अमल नहीं किया है। अब कहते हैं 1 जुलाई 2024 से हमारा एक कानून, भारतीय न्याय संहिता कानून लागू करने जा रहे हैं। इससे क्या होगा? आप कानून बना करके लागू कर देते हैं, किनारे छोड़ देते हैं, उससे किसी का भला होने वाला नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आपकी नीयत अच्छी है, अगर आपकी नीयत साफ है, तो जो कानून भुगतान के लिए निवेशकों के लिए बनाया है उसको तत्काल प्रभाव से लागू करके अपने समस्त प्रदेशों को आप आदेशित करिए और प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने प्रत्येक जिले के जिलाधिकारी को आदेश करें। जिस तरह से उस कानून में व्यवस्था है कि जिले के जिलाधिकारी को सक्षम अधिकारी बना करके उनके संरक्षण में जो भी कंपनियों की प्रॉपर्टी है उसको नीलाम करके, उसको सीज करके प्रत्येक निवेशक का भुगतान कराना, ये आपके कानून में व्यवस्था है और वो भी टाइम बाउंड है। 180 दिन में भुगतान की आपने गारंटी दिया है। ये जनता का प्रेशर नहीं था, ये आपने कैबिनेट में पास किया है, लोकसभा में सर्वसम्मत से पास किया है और बाकायदे
देश के राष्ट्रपति ने उसमें अनुमोदित किया है, अग्रहित कर दिया है, संविधान का एक हिस्सा बना दिया है। हम लोग केवल वही काम कर रहे हैं, आपके बनाए हुए कानून को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं और उसी कानून के तहत आपसे भुगतान मांग रहे हैं। और भुगतान आपकी जेब से नहीं होना है, लोगों की गाढ़ी कमाई जो जमा है उसको आपको देना है और ये जिम्मेदारी सरकार की बनती है। क्योंकि सरकार ने ही कंपनियों को संरक्षण दिया, रजिस्ट्रेशन दिया, रजिस्ट्रेशन शुल्क आपने अपने पास रखा है, मान्यता दिया, परमिशन दिया, लोगों को ठगने के लिए, जनता को भ्रमित करके तमाम सरकारी तंत्रों ने तमाम कंपनियों का उद्घाटन किया है। इसलिए देश की जनता ने आपके इस कारनामे पर भरोसा किया है। इसलिए सबसे पहले जिम्मेदारी आपकी बनती है, देश के करोड़ों साथियों का भुगतान करें। जय हिंद, जय भारत।